Hello friends, I am Anup Chaudhary. Today in this video lecture we are going to study magnetic field at a point due to a current carrying conductor. स्टेट कंडक्टर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड इससे पहले के वीडियो लेक्चर में हम वर्कआउट कर चुके हैं। इसमें हम सर्कुलर कंडक्टर इसके डिफरेंट केसेस की स्टडी करेंगे और कोशिश ये करेंगे कि कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स जो इस पे बेस्ड हो हम वर्कआउट कर लें। सेकंड थिंग, जब हम मैग्नेटिज्म की बात करते हैं या मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की बात करते हैं तो जो हमारी मेन प्रॉब्लम होती है वो डायरेक्शन की होती है। आप इस पे डायरेक्शन पे ज़्यादा ध्यान दीजिए। डायरेक्शन एक बार आपकी क्लियर हो जाती है तो पूरा मैग्नेटिज्म हमारे लिए आसान हो जाता है। ठीक, नाउ लेट अस स्टार्ट विद। नाउ सपोज करें ये एक सर्कुलर कंडक्टर है जिसमें आई करंट फ्लो कर रही है। ठीक, एंड यहाँ पे एक पॉइंट P है, दिस इज द पॉइंट P जहाँ पर मुझे मैग्नेटिक फील्ड को वर्कआउट करना है, निकालना है। मैंने क्या किया, इसमें दो एलिमेंट जिसमें हर एलिमेंट की लेंथ dl है और ये जो एलिमेंट है वो डायमेट्रिकली अपोजिट हैं, चूज कर लिया। इसकी वजह से P पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड मुझे वर्कआउट करनी है। जैसा कि पहले के वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो मैग्नेटिक फील्ड होती है करंट एलिमेंट को लाइन से, करंट एलिमेंट जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होती है करंट एलिमेंट को उस पॉइंट से ज्वाइन करने वाली लाइन के हमेशा परपेंडिकुलर होती है। बाकी हमने पाम रूल और राइट हैंड पाम रूल यूज किया था वहाँ पे। तो यहाँ पे देखें ये कंडक्टर बेसिकली ऐसे नहीं रखा हुआ है, जो हमने डायग्राम में हमने इसको ऐसे रखा हुआ है। तो थंब से, ये थंब से जो मेरे पास कंडक्टर आ रहा है ये जो है फ्रंट, और ये जो इंडेक्स फिंगर से कंडक्टर का जो पार्ट शो हो रहा है वो रियर एंड होगा, यानी ये वाला एंड पीछे की तरफ होगा और ये वाला एंड आगे की तरफ होगा और ये रखा ऐसे हुआ है। क्लियर? यहाँ पे टॉप पे देखें, टॉप मीन्स अगर ये ऐसे रखा हुआ है तो टॉप वाला ये वाला पोर्शन आएगा, यहाँ से करंट अंदर की तरफ जा रही है। ठीक, मीन्स करंट की डायरेक्शन कुछ ऐसे होगी अंदर की तरफ। मैग्नेटिक फील्ड अगर P पॉइंट पे देखें राइट हैंड पाम रूल को यूज़ करके तो नीचे की तरफ होगी। मीन्स यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड इसकी वजह से आएगी दैट इज़ dB इस डायरेक्शन में होगी। ये वाला एंगल 90 डिग्री का होगा। क्लियर? अगर इस एंगल को हम थीटा मान लें तो ये वाला एंगल मेरे पास 90 माइनस थीटा हो जाएगा एंड दिस एंगल विल बिकम थीटा। इसका कंपोनेंट इधर आएगा dB cos थीटा और इसका dB का ही कंपोनेंट इस डायरेक्शन में आ जाएगा और वो dB sin थीटा होगा, sin थीटा। क्लियर? ऐसे ही यहाँ से करंट बाहर की तरफ आ रही होगी और इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ होगा। मीन्स इस लाइन को ज्वाइन करें कंडक्टर से, ये करंट एलिमेंट से, मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ होगी dB। ठीक, एक इसका दूसरा डायग्राम भी है जिसमें अक्सर कन्फ्यूजन होता है। हम इलेक्ट्रिक फील्ड की तरह मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को यहाँ पे इंडिकेट कर देते हैं क्योंकि डायग्राम में कोई अप्रिसिएबल चेंज हमें नज़र नहीं आता है। इसको कंप्लीट करने के बाद उसको भी, उसके केवल डायग्राम को डिस्कस करूँगा। ऐसे ही अगर ये जो लाइन ज्वाइन कर रही है इस एंगल को थीटा ले लें तो ये एंगल भी थीटा होगा। इधर कंपोनेंट dB cos थीटा और इधर जो कंपोनेंट है dB sin थीटा, इन दोनों की वजह से जो कंपोनेंट आ जाएगा वो 2dB sin थीटा आ जाएगा। क्लियर? कंडक्टर का जो लेंथ है r है और यहाँ एलिमेंट से लेके P पॉइंट की जो डिस्टेंस हो जाएगी वो √r² + x² हो जाएगी। तो हम यहाँ पे कहेंगे लेट अ सर्कुलर कंडक्टर ऑफ रेडियस कैपिटल R, लेट ए सर्कुलर कंडक्टर ऑफ रेडियस कैपिटल R बी कैरिंग करंट कैपिटल I। ए पॉइंट कैपिटल P इज ऑन इट्स एक्सिस एट स्मॉल x डिस्टेंस फ्रॉम इट्स सेंटर O। इस पॉइंट पे मुझे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करनी थी। डायग्राम को हमने इस प्रकार से ड्रॉ किया था। चूजिंग टू डायमेट्रिकली अपोजिट एलिमेंट्स, choosing two diametrically opposite elements of length dl each and let
डी बी एंड लेट डी बी द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ईच एलिमेंट एट पॉइंट पी। तो डी बी को अगर हम निकालें तो हमारे पास आ जाएगा डी बी इजकल टू बायो सेवर्ट लॉ अप्लाई करें, आई डी एल अपॉन हमारे पास जो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा, साइन के साथ जो एंगल है मैं अभी थोड़ी देर में लिखता हूँ, अपॉन यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट, इसका होल स्क्वायर। तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, होल स्क्वायर करेंगे डिस्टेंस का तो स्क्वायर रूट हट जाएगा। नाउ साइन ऑफ द एंगल। तो एक बात आप समझ लें यहाँ पे कि हमने जो डी एल एलिमेंट लिया था, करंट इसमें अंदर की तरफ जा रही थी और जो पॉइंट है उसको ज्वाइन करने लाइन ये है, हमें एंगल ये वाला लेना है और ये एंगल 90 डिग्री का आएगा। इस यहाँ पे बस डायरेक्शन में आपको प्रॉब्लम आनी है भाई, एलिमेंट ये था, करंट इसमें अंदर की तरफ जा रहा था, पॉइंट को ज्वाइन करने लाइन ये है, इस लाइन और एलिमेंट के बीच करंट की डायरेक्शन के बीच का एंगल 90 डिग्री होगा, कुछ और नहीं होगा। हम अक्सर रेडियस के साथ एंगल लेते हैं, वो कि गलत होता है। तो यहाँ पे साइन 90 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1। नाउ resolving this field along axis and perpendicular to it, the perpendicular components are equal and opposite, therefore कैंसिल आउट ईच अदर, कैंसिल आउट ईच अदर, इसलिए एक दूसरे को कैंसिल कर। हैंस रिजल्टेंट फील्ड ड्यू टू दीज टू एलिमेंट्स, डी बी डैश हमने लिखा था ट्वाइस डी बी कॉस थीटा ट्वाइस म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे डी एल इंटू कॉस थीटा भी आएगा, कॉस थीटा की वैल्यू आगे लिखूंगा। लिख रहे हैं इसे, यहाँ पे अगर डी बी डैश की वैल्यू लिखूं तो डी बी डैश कम्स आउट टू बी, ये 2 से 4 पाई 2 टाइम में कैंसिल हो जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई डी एल अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, कॉस थीटा, थीटा एंगल ये है, पी ओ एंड डी एल एलिमेंट जहाँ पे है ये राइट एंगल ट्रायंगल बना रहा है, थीटा एंगल ये है तो बेस पी ओ हो जाएगा। तो हम यहाँ पे सॉरी कॉस थीटा नहीं आएगा, साइन थीटा आएगा, साइन थीटा आएगा। यहाँ पे मेरे पास साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस हो जाएगा, दैट इज आर अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 1/2। ठीक, अब मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं रब कर दे रहा हूँ। ठीक, इजिकल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2, आर इधर ले आएँ, इंटू डी एल। देयरफॉर नेट मैग्नेटिक फील्ड बी, ये डी बी डैश को इंटीग्रेट करके मिलेगा। जब डी बी डैश को इंटीग्रेट कर रहे हैं तो यहाँ पे वेरिएबल केवल एल है, ये पूरा का पूरा पोर्शन कांस्टेंट हो जाएगा, तो ये बाहर आ जाएगा। म्यू नॉट आई आर अपॉन 2 पाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ डी एल। हमने एक साथ 2 एलिमेंट चूज़ किए हैं, मीन्स डायमेट्रिकली अपोजिट। अगर ये इधर बढ़ता है तो ये भी ऊपर की तरफ कवर करेगा, मीन्स जितनी देर में कोई एक एलिमेंट
हाफ सर्किल मूव करेगा, दूसरा एलिमेंट भी हाफ सर्किल मूव कर जाएगा। तो मुझे यहाँ इंटीग्रेशन लिमिट 0 to पाई आर लेनी होगी, इजिकल टू म्यू नॉट आई आर 2 पाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2। यहाँ पे 1 होगा, कुछ नहीं है, तो इसका इंटीग्रेशन L होगा 0 to पाई आर इजिकल टू म्यू नॉट आई आर 2 पाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2 इंटू पाई आर। पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ठीक, यहाँ पे इस प्रकार से करंट फ्लो कर रही है। डायरेक्शन में पता है कि हम P से O की तरफ जो मैग्नेटिक फील्ड आ रही है उनको ऐड कर रहे हैं, तो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड भी सेंटर की तरफ होगी। ठीक, वैसे भी अगर इसको ऐसे देखें तो ये सेंटर से बाहर की तरफ, पीछे की तरफ जा रही होगी, तो फील्ड यहाँ पे इस प्रकार से होगी। ठीक, क्योंकि ये कंटिन्यूअस लाइन होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड की तरह नहीं जो कि डिसकंटिन्यूअस होती है। ठीक, ये क्लोज लूप बनाती हैं, वो क्लोज लूप नहीं बनाती हैं। इस वजह से कहीं एक जगह पे अगर हम डायरेक्शन को डिटरमिन कर लें, द सेम डायरेक्शन विल बी फॉलोड एवरीवेयर इन ए क्लोज लूप। नाउ अगर हम मैग्नेटिक फील्ड यहाँ से देखें, इट इज इक्वल टू बी एट दिस सेंटर। सेंटर की बात कर लें, मीन्स अगर P पॉइंट मूव करता हुआ सेंटर की तरफ आता है तो x डिक्रीज करता हुआ सेंटर पर x की वैल्यू 0 हो जाएगी, क्योंकि हर डिस्टेंस हम सेंटर से ही मेजर कर रहे हैं। तो यहाँ x इक्वल टू 0, b इक्वल टू आ जाएगा म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2। यहाँ पे x की वैल्यू 0 रखेंगे तो केवल आर स्क्वायर की पावर 3/2 बचेगा, वो आर क्यूब आ जाएगा। इससे ये कैंसिल हो जाएगा और बीटा बी सी मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर म्यू नॉट आई अपॉन 2r। दिस इज द सेकंड केस। ठीक, इसको मैं रब कर देता हूँ। सर्किल में एक सर्कुलर आर्क की वजह से कितना मैग्नेटिक फील्ड होता है वो पहले देख लेते हैं, फिर जिस डायग्राम की मैं बात कर रहा था जिसमें करंट रिवर्स ऑर्डर में फ्लो करेगी उसको देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए, अगर ये सर्किल है, करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, ये इसका सेंटर है, रेडियस कैपिटल R है, सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड देखा तो यहाँ पे करंट तो इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, थंब रखा करंट की डायरेक्शन में, उस पॉइंट की तरफ बाकी फिंगर्स को इंडिकेट करते हुए रखा, मोड़ूंगा तो अंदर की तरफ मुड़ेगा, तो यहाँ पे फील्ड अंदर की तरफ जनरेट होगी। अब मैं क्या करना चाहता हूँ कि मेरे पास A x B ये एक सर्कुलर आर्क है जो सेंटर पे, इसको यहाँ से हटा दूँ, ये इनवर्ड डायरेक्शन फील्ड है, ये जो सेंटर पे थीटा एंगल सब्टेंड कर रही है। तो इस सर्कुलर आर्क ए एक्स बी की वजह से सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी, हम ये वर्कआउट करना चाहते हैं। तो हम सर्किल को क्या मान सकते हैं, सर्किल को मान सकते हैं कि ये एक आर्क है जो सेंटर पे 2 पाई एंगल सब्टेंड करता है। ठीक, तो थीटा एंगल सब्टेंड करेगा तो कितना प्रोड्यूस होगा, तो मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ड्यू टू एन आर्क ए एक्स बी सबस्टेंडिंग एंगल थीटा रेडियन एट सेंटर, या थीटा डिग्री कह लेते हैं, एज सेंटर। रेडियन का है, डिग्री का है, एक ही बात है। ठीक, थीटा। तो हमारे पास ये आर्क की वजह से फील्ड निकालना है, म्यू नॉट आई अपॉन 2r पूरा कंप्लीट सर्किल का है। अगर मतलब 2 पाई एंगल सब्टेंड कर रहा होगा, 1 पाई एंगल सब्टेंड करेगा तो 2 पाई से डिवाइड करना पड़ जाएगा। ठीक, 1 एंगल सब्टेंड कर रहा होगा यूनिट एंगल, तो 2 पाई से डिवाइड करना पड़ जाएगा, और थीटा एंगल सब्टेंड कर रहा है तो इससे मल्टीप्लाई करना पड़ जाएगा। ठीक, तो ये आर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड है। अब एक बात पे हम और आते हैं, अगर ये आपको समझ में कहीं कोई प्रॉब्लम हो आप बैक जा करके दोबारा इसको देख लें,
ये कठिन नहीं है, एक बार समझ लें फिर लाइफ में आप जल्दी नहीं भूलेंगे। ठीक, रिवीजन भी आपका जल्दी हो जाएगा इन दैट केस। नाउ इस डायग्राम को करंट की डायरेक्शन रिवर्स करके देखते हैं, जैसा कि कुछ बुक्स में दिया हुआ है और अक्सर बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, वो बिना सोचे समझे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन से रिप्लेस कर देता है। ठीक, बिल्कुल वैसे ही मैं यहाँ पे वो गलती जो आप करते हैं वो भी मैं ड्रॉ करके बताऊंगा, देखता हूँ। फिर से मैंने एक सर्कुलर कंडक्टर लिया, मैंने पहले क्लॉक ऐसे करंट फ्लो कर रहा था, अब की मैं उल्टा करंट फ्लो कर रहा हूँ। ये एक्सिस है, ये पॉइंट P है जहाँ मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, ये डिस्टेंस x है। वैसे मुझे डिस्टेंस से कोई मतलब नहीं है क्योंकि मैं फील्ड के डायरेक्शन की बात कर रहा हूँ, ना कि डेरिवेशन की अब बात कर रहा हूँ। यहाँ पे एक करंट एलिमेंट dl लेंथ का लिया, डायमेट्रिकली अपोजिट दूसरा एलिमेंट dl लेंथ का यहाँ पे लिया। यहाँ से करंट बाहर आ रही होगी और यहाँ से करंट अंदर जा रही होगी। ठीक, इसको मैंने इससे ज्वाइन किया। अक्सर क्या होता है, मैंने देखा है कि जो बच्चे गलती करते हैं वो इसी को आगे बढ़ा करके मैग्नेटिक फील्ड ड्रॉ कर देते हैं, यहाँ पे dB लिख देते हैं। भाई सब गलत है, क्योंकि ये जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो एलिमेंट को P पॉइंट से ज्वाइन करने वाली लाइन के परपेंडिकुलर होगी, यानी इस लाइन के परपेंडिकुलर होगी। ऐसे हो सकती है, ऐसे हो सकती है, ऐसे हो सकती है, कैसे भी हो सकती है। ये लाइन ऐसे है, इसकी डायरेक्शन कुछ भी हो सकती है, लेकिन एलॉन्ग नहीं हो सकती, ये गलत है। ठीक, हमें क्या करना चाहिए, हम देखें तो यहाँ पे करंट बाहर की तरफ आ रहा है। अगर मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे देखें तो ऊपर की तरफ जाएगी। यहाँ पे करंट बाहर की तरफ आ रहा है, मीन्स करंट की डायरेक्शन में इसको ऐसे रखना पड़ेगा। ठीक, और यहाँ पे एक सेकेंड, करंट बाहर की तरफ आ रहा है, इसको मुझे ऐसे रखना पड़ेगा इस प्रकार से। तो नीचे वाले से ड्रॉ करते हैं, वहाँ से आपको और समझ में आ जाएगा, क्योंकि यहाँ से मेरा हाथ सही वर्क करेगा। यहाँ पे करंट अंदर की तरफ जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड नीचे की तरफ होगी। मीन्स ये जो P और dl लेंथ को मिलाने वाली लाइन है, ज्वाइन करने वाली लाइन, इसके परपेंडिकुलर होगी। तो मैं क्या करूँगा, इसकी वजह से जो लाइन ड्रॉ करूँगा वो परपेंडिकुलर इसके पर राइट एंगल ऐसे कुछ ड्रॉ करूँगा। ये जो लाइन जा रही है वो इधर कहीं जा रही है, ये dB है, ये एंगल 90 डिग्री। ऐसे ही जब इसकी वजह से ड्रॉ करूँगा, जहाँ पे करंट बाहर की तरफ आ रहा होगा तो मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ कहीं जा रही होगी। करंट बाहर की तरफ आ रहा है, ऊपर की तरफ जा रही होगी, ऊपर की तरफ जा रही होगी, इससे 90 डिग्री एंगल पे इधर कहीं आएगा dB। ये कोलिनियर लग सकता है, लेकिन इसको आगे बढ़ाएंगे इधर कहीं जाएगा। ठीक, अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा ही होगा। इधर dB cos थीटा आ जाएगा और इधर dB sin थीटा आ जाएगा, dB sin थीटा। ऐसे ही इसके साथ अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी थीटा होगा, इधर dB cos थीटा आ जाएगा और इधर dB sin थीटा आ जाएगा, dB sin थीटा एंड यहाँ पे dB cos थीटा। ये इक्वल एंड अपोजिट होंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। नेट फील्ड 2 dB sin थीटा आ जाएगी। फिर जैसे यहाँ पे हमने इंटीग्रेशन किया था वो चीज़। तो जब आप इस प्रकार से करंट लेते हैं तो आपसे ये गलती होती है और आप यहाँ से लापरवाह हो जाते हैं, ध्यान नहीं देते हैं, क्योंकि डेरिवेशन रिजल्ट तो मिल चुका है। ठीक, लेकिन प्रॉब्लम तब आती है जब इससे कंसर्न क्वेश्चंस को आप वर्कआउट करते हैं, वहाँ पे हमें डिफ़िकल्टी आती है। ठीक, आज कुछ क्वेश्चंस हम देख लें इस चैप्टर से रिलेटेड। सिंपल क्वेश्चंस हैं, सिंपल हैं, डायरेक्शन एक बार मुझे समझ में आ जाए, ठीक, एक्सप्रेशन तो याद रहते ही रहता है, ठीक, हमें डिफ़िकल्टी नहीं होती। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, ये मेरे पास कोई कंडक्टर है इनफाइनाइटली लॉन्ग, मुझे इसी की लाइन पे कहीं पे एक पॉइंट P है जो यहाँ से R डिस्टेंस पे है, यहाँ पर मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो इससे लास्ट वीडियो में मैं डिस्कस किया था कि जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रही होती है उस लाइन पर आगे या पीछे किसी भी पॉइंट पे चले जाएं जो कोलिनियर पॉइंट हो, एक ही लाइन में आने वाले पॉइंट हो, वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड 0 होती है। वर्कआउट करने की ज़रूरत है।
ये आप सिंपल नॉलेज से लिख सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन, मेरे पास एक कंडक्टर इस प्रकार से है, ठीक। ऊपर वाले क्वेश्चन को, फर्स्ट क्वेश्चन को रब कर दे रहा हूँ। इधर भी इनफाइनाइटली लॉन्ग है, इधर भी इनफाइनाइटली लॉन्ग है। इससे r डिस्टेंस पे इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, कितना होगा, ठीक। यहाँ पे करंट I फ्लो कर रहा है। तो इस केस को देख लें। मैं एक बात क्लियर करना चाहूँगा, लास्ट वीडियो जो मेरा गया था, कुछ लोग का कमेंट ये आया है कि सर ये चीज़ सिलेबस में नहीं है, स्ट्रेट लाइन की वजह से किसी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना, फाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट लाइन की वजह से। भाई साहब क्वेश्चन आपके बुक में दिए हुए हैं, आपको वर्कआउट करना पड़ता है। अगर डेरिवेशन नहीं करेंगे, केवल फॉर्मूले के थ्रू जाएंगे, तो आज नहीं कल वो आपको प्रॉब्लम क्रिएट करना है। हम डेरिवेशन कर लेते हैं, इन दैट केस फिर हमें रटना नहीं पड़ेगा, हम समझ के सारी चीज़ें करेंगे, गलती होने के चांसेस कम हो जाएंगे, ठीक। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की हम बात करें तो ये जो पार्ट है इधर वाला, इसको मैं फर्स्ट पार्ट कह दूँ, इसको सेकंड पार्ट कह दूँ, ठीक। फर्स्ट पार्ट के लिए ये बी पॉइंट, ये पॉइंट सेम लाइन में लाई करती है, इस वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी हो जाएगी, फर्स्ट पार्ट की वजह से 0 हो जाएगी, यानी B1 0 हो जाएगा। सेकंड पार्ट की वजह से निकालना है B2। तो ये एक साइड में इनफाइनाइटली लॉन्ग है, दूसरे साइड में इसकी लेंथ 0 है, तो मैं फार्मूला यूज करूँ स्ट्रेट लाइन के वजह से, μ0/4 पाई I अपॉन यहाँ से यहाँ तक की परपेंडिकुलर डिस्टेंस R साइन, एक साइड इनफाइनाइटली लॉन्ग है तो 90 डिग्री आ जाएगा, दूसरी तरफ 0 लेंथ है, एंगल भी 0 आ जाएगा, और आपके पास μ0/4 पाई इंटू I/R, ठीक। नाउ इसकी वजह से तो मैग्नेटिक फील्ड 0 है, ये B2 की बात कर रहे थे, मैग्नेटिक फील्ड 0 है, और इसकी वजह से जो डायरेक्शन होगी, करंट की डायरेक्शन में फिंगर रखा पॉइंट की तरफ, रिमेनिंग फिंगर्स, करंट की डायरेक्शन में थंब रखा और पॉइंट की तरफ रिमेनिंग फिंगर्स। अगर इसे इनवर्ट डायरेक्शन, इसे मोड़ू तो इनवर्ट डायरेक्शन में मुड़ेगा, तो यहाँ पर इनवर्ट डायरेक्शन आ जाएगी। इस क्रॉस इनवर्ट डायरेक्शन को हम क्रॉस साइन से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक, अंदर की तरफ, यानी कि अगर मैं यहाँ खड़ा हो जाऊँ तो मुझसे दूर की तरफ। नाउ क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, मेरे पास एक कंडक्टर ये है, इधर ये इनफाइनाइटली लॉन्ग है, इधर भी इनफाइनाइटली लॉन्ग है, करंट कैरिंग, इट इज़ कैरिंग करंट I, और दूसरा कंडक्टर मेरे पास ये है, इधर ये इनफाइनाइट लॉन्ग है। इनके मिड पॉइंट पे कोई पॉइंट है जहाँ पर मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। दिस डिस्टेंस इज R एंड दिस डिस्टेंस इज आल्सो R। क्लियर? इसको फर्स्ट कंडक्टर मान लें, इसको सेकंड कंडक्टर मान लें। फर्स्ट कंडक्टर के इस पार्ट की वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड 0 होगा, क्योंकि सेम लाइन में लाई कर रही है, केवल इस पार्ट की वजह से होगा। तो फर्स्ट कंडक्टर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड B1 माने तो μ0/4 पाई। जब इसकी वजह से 0 होगा, मैं इसको कंसिडर नहीं कर रहा हूँ, केवल इसको कंसिडर कर रहा हूँ। जैसे कि पिछला क्वेश्चन किया था, एक तरफ लेंथ 0 है, दूसरी तरफ लेंथ इनफाइनाइट है, तो साइन 90 डिग्री, इट कम्स आउट टू बी μ0/4 पाई I/R। साइन 91 होता है, और इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी बी पॉइंट पे अंदर की तरफ आएगी, तो यहाँ पे मैंने इनवर्ट डायरेक्शन ले लिया। नाउ सेकंड कंडक्टर की वजह से देखें तो फिर इस पार्ट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगी इस पॉइंट पे 0 होगी, क्योंकि सेम लाइन में लाई कर रहा है, और इसकी वजह से ये इनफाइनाइटली लॉन्ग है किसी एक डायरेक्शन में। ठीक, तो यहाँ पे आ जाएगी μ0/4 पाई I/R। सेम एक्सप्रेशन आएगा, 1 आ जाएगा यहाँ पे, मैं नहीं लिख रहा हूँ उसको, लेकिन इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी, करंट इधर है, पॉइंट इधर है, बाहर की तरफ मुड़ेगा तो आउटवर्ड डायरेक्शन में आएगी, और आउटवर्ड डायरेक्शन में को हम इस प्रकार से डिनोट करते हैं, दोनों मैग्नेटिक फील्ड इक्वल हैं और डायरेक्शन में अपोजिट हैं, देयरफॉर रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड इक्वल टू B1 - B2, इट कम्स आउट टू बी 0।
क्लियर? नाउ क्वेश्चन नंबर 4, मैं सेम क्वेश्चन को रिपीट कर रहा हूँ, बस करंट की डायरेक्शन किसी एक कंडक्टर में रिवर्स करके, इस करंट को की डायरेक्शन को मैंने रिवर्स कर दिया है। तो फर्स्ट कंडक्टर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड इधर ही आएगी इनवर्ड डायरेक्शन में, सेकंड कंडक्टर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम रहेगा लेकिन डायरेक्शन इनवर्ड हो जाएगी। करंट नीचे की तरफ है ना, इधर रखेंगे इनवर्ड डायरेक्शन में, डायरेक्शन इनवर्ड हो जाएगी तो यहाँ पे आउटवर्ड की यहाँ पे इनवर्ड करना पड़ेगा। अब नेट मैग्नेटिक फील्ड दोनों के सम के बराबर होगा और ये वर्कआउट करेंगे तो म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर आ जाएगा। ये सिंपल क्वेश्चंस हैं, ये कठिनाई प्रोड्यूस नहीं करते अगर हम इसको वर्कआउट करें तो। और मेरा कहना है इसे मत छोड़िए, इसे छोड़ने का मतलब मैग्नेटिक जो चैप्टर है मैग्नेटिक सब्सटेंसेस तक, इसमें बहुत कुछ आता है और ये हमें डायरेक्शन में अच्छा बना देता है। 12th के सिलेबस में इम्पॉर्टेंट तो है ही, साथ में अगर आप बीटेक करते हैं तो वहाँ पर भी डायरेक्शन का बहुत बड़ा खेल है, सीखना पड़ता है आपको। ठीक, यहाँ से ही आप स्ट्रॉन्ग रखें। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, पहले स्टेट कंडक्टर के क्वेश्चन हम वर्कआउट करेंगे। ये मेरे पास एक ट्रायंगल है, इक्विलैटरल ट्रायंगल, सभी साइड्स की लेंथ a है, इसके सेंट्रॉइड पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। इट इज कैरिंग करंट कैपिटल I। देख लें, इसकी वजह से फील्ड अंदर की तरफ इनवर्ड डायरेक्शन में, इसकी वजह से भी इनवर्ड डायरेक्शन में, और इस कंडक्टर की वजह से भी देखें तो इनवर्ड डायरेक्शन ही आएगा। ऐसे इसको हम देखें, अगर ये इधर जा रहा है इनवर्ड ही आएगा। मीन्स कोई एक कंडक्टर, क्योंकि सारी कंडीशन आइडेंटिकल हैं, लेंथ आइडेंटिकल है, एंगल जो सब्सटेंड कर रहे होंगे वो सेम होंगे, तो हम किसी एक कंडक्टर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकाल करके उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी। तो हमने इस पॉइंट को से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, क्योंकि जिस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना होता है उससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस कंडक्टर की पता होनी चाहिए। इसको हमने r मान लिया, क्लियर, और एक एंड को ज्वाइन कर दिया। ये पूरा 60 डिग्री होगा, ये कितना होगा 30 डिग्री। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस पूरी लेंथ की, साइड की लेंथ की हाफ होगी, a/2। तो हम यहाँ लिखें अगर r अपॉन a/2 परपेंडिकुलर अपॉन बेस इक्वल टू 1030 इक्वल टू 1/√3, r जो आ जाएगा a अपॉन 2√3 आ जाएगा। जहाँ पे भी इस प्रकार से डिस्टेंस निकालना हो हमेशा ट्रिग्नोमेट्री को यूज़ करिए, प्रॉब्लम्स कम आएंगी और कम समय में डिस्टेंस आपसे वर्कआउट हो जाएगी। ठीक, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालें किसी एक लेंथ की वजह से या किसी एक साइड की वजह से, तो ये आ जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I अपॉन r साइन θ1 प्लस साइन θ2। इसी फार्मूले को मुझे यूज करना है। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई ऐसे ही रहेगा, I r की जगह a अपॉन 2√3 इंटू साइन θ1। हम एंगल कहाँ लेते हैं, फिर से एक बार मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। इस कंडक्टर की वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी थी P पॉइंट पे, तो हम इसके एंड को ज्वाइन करते थे। हम इस एंगल को θ1 कहते हैं, इस एंगल को θ2 कहते हैं। मीन्स हमें ये वाला एंगल लेना है और फिर इधर ये वाला एंगल लेना है। ये 30, ये 90, तो ये 60 डिग्री हो जाएगा, ये भी 60 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा साइन 60 प्लस साइन 60, √3/2 प्लस √3/2, √3 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2√3I अपॉन a इंटू √3, 6 आ जाएगा। ये 2 2 जा 4, ये आ जाएगा म्यू नॉट, ऊपर लिख देता हूँ मैं, B1 इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2 पाई 3I/a, √3 से √3 मल्टीप्लाई होगा, 3I आ जाएगा बाई a। ये मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी किसी एक कंडक्टर के ऐसे इनवर्ड डायरेक्शन में। देयरफॉर रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड 3 कंडक्टर 3b के बराबर होगा, b1 के बराबर, और ये आ जाएगा 9 म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई a।
इसको एक बार दोबारा एक्सप्लेन कर दूं, ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है जिसके साइड की लंबाई स्मॉल a के बराबर है और जो कैपिटल I करंट कैरी कर रहा है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, जिसकी वजह से किसी भी साइड की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगी अंदर की डायरेक्शन में आएगी, इनवर्ड डायरेक्शन में आएगी। ठीक, इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ये सेंट्रॉइड है जहाँ पे मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। ठीक, तो ये वाला एंगल 60 डिग्री होगा, ये 30 डिग्री होगा, डिस्टेंस r मान लिया। ये जो परपेंडिकुलर सेंट्रॉइड से ड्रॉप करते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल में, वो साइड को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, तो ये a/2 साइड की लेंथ अपॉन 2 के बराबर हो जाएगा। परपेंडिकुलर अपॉन बेस इक्वल टू tan 30। इसको करके हमने क्या किया था, परपेंडिकुलर अपॉन बेस इक्वल टू tan 30, वहाँ से हमने a/2√3r की वैल्यू निकाल लिया था। फिर किसी एक कंडक्टर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकाला, यहाँ पे r की वैल्यू इतना रखा। θ1 और θ2 जो एंगल होते हैं, जिस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना होता है उससे कंडक्टर पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं, और उस पॉइंट पे जो दोनों एंड को ज्वाइन करती है लाइन, उससे एंगल θ1 और θ2 मिलता है। यहाँ पे 60 डिग्री मिल जाएगा। sin 60 प्लस sin 60 √3/2 प्लस √3/2 √3 आ जाएगा। इसको मैंने वर्कआउट किया, आई हैव गॉट दैट रिजल्ट। ठीक, इसकी डायरेक्शन रिजल्टेंट की भी इनवर्ड डायरेक्शन ही आएगी। ठीक, नेक्स्ट प्रॉब्लम, प्रॉब्लम नंबर 6। ठीक, मैं आपको सॉल्यूशन दूंगा और इतने डिटेल में आगे की जो प्रॉब्लम्स हैं, सिंपल प्रॉब्लम है, नहीं समझाने जा रहा। ठीक, आपको डिफ़िकल्टी हो तो आप इसको वीडियो को एक से अधिक बार देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। स्क्वायर है, साइड लेंथ स्मॉल ए है, करंट आई इज कैरिंग, इसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। मैं इस कंडक्टर की वजह से अगर मैग्नेटिक फील्ड निकालूँ, उसकी डायरेक्शन तो इनवर्ड आएगी, तो इसकी वजह से भी इनवर्ड आएगी, इसकी वजह से भी आप देख लेंगे, इसकी वजह से भी इनवर्ड आएगी। किसी एक साइड की वजह से अगर मैग्नेटिक फील्ड निकालूँ, μ0/4π I/r sin θ1, फार्मूला मैं आपको बार बार इसलिए लिख रहा हूँ जिससे मुझे तो ध्यान है, आपको भी याद हो जाए। μ0/4π I/r जो होगा यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस होगा, ये इसकी साइड लेंथ की आधी होगी, हाफ होगी, a/2। तो यहाँ पे मैं a/2 लिख दूँगा। sin θ1 ये 45 डिग्री एंड दिस इज आल्सो 45 डिग्री। ज्योमेट्री से आप पता कर लें, sin 45 प्लस sin 45, 2 2 जा 4, μ0/2π I/a 1/√2 प्लस 1/√2, μ0 I/2πa इंटू √2 आ जाएगा किसी एक की वजह से, और ये जाएगा इनवर्ड डायरेक्शन में। तो टोटल b जो होगा 4b-1 के बराबर होगा, तो आ जाएगा 2√2 μ0 I/πa इनवर्ड डायरेक्शन। ऐसे रेक्टेंगल का भी आप निकाल लें, थोड़ा सी डिफिकल्टी उसके लेवल चेंज हो जाती है, लेकिन आप कोशिश करें, आप कर लेंगे। ठीक, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। अब जितने क्वेश्चन हमें सॉल्व कर लिए, आप एंट्रेंस एग्जाम की जो पिछले 20 to 30 ईयर्स के प्रॉब्लम्स हैं, जो एंट्रेंस एग्जाम से पहले IEEE का आता था, अब JEE मेंस, IIT JEE एडवांस, देखिएगा इसमें ये प्रॉब्लम आ चुकी है। जितनी प्रॉब्लम हम कर चुके हैं, ये प्रॉब्लम आ चुकी है। ये कठिन नहीं होती है, और जब हम तैयारी करते हैं एडवांस लेवल की या JEE मेंस लेवल की, तो हम ऐसे चैप्टर्स पे भी कंसंट्रेट और ज़्यादा कंसंट्रेट करते हैं जहाँ पे लोगों को कठिन डायरेक्शन की वजह से लगता है। हम डायरेक्शन पे वर्क करते हैं, फिर हमारे लिए वो प्रॉब्लम बहुत आसान हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक कंडक्टर वी शेप में है, इधर भी इन्फिनिटी लॉन्ग है, इधर भी इन्फिनिटी लॉन्ग है। दिस एंगल इज थीटा। इसके एंगल बाइसेक्टर पे एक पॉइंट है जहाँ पर मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, r डिस्टेंस पे। इट इज़ कैरिंग करंट I इन दिस वे।
देखें ये दोनों आइडेंटिकल हैं, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ होगी, ऐसे रखें बाहर की तरफ, इसकी वजह से भी बाहर की तरफ ही होगी। ठीक, ये वाला एंगल कितना होगा θ/2। तो सबसे पहले मुझे क्या करना होगा, एक परपेंडिकुलर ये x मानना होगा, x/r। ठीक, अगर ये θ/2 है, ये 90 डिग्री है, तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये हाइपोटेनस हो जाएगा। इक्वल टू sin θ/2, x इक्वल टू r sin θ/2। B1 इक्वल टू, इसको फर्स्ट कंडक्टर, इसको सेकंड कंडक्टर मान लो, इसकी वजह से निकाल लें। तो एक तो एंगल मुझे ये वाला चाहिए होगा, भाई पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं, उससे किसी एक एंड जितना एंगल बनाता है एक एंगल वो चाहिए होता है, ये 90 - θ/2 होगा। और दूसरा इन्फिनिटी लॉन्ग है, तो इधर जो कंडक्टर होगा वो 90 डिग्री एंगल बना रहा होगा। तो मेरे पास आ जाएगा μ0/4π I/r sin θ1 प्लस sin θ2 इक्वल टू μ0/4π I/r की r यहाँ पे ये x है और x की वैल्यू r sin θ/2 है, r sin θ/2। यहाँ कोई कन्फ्यूजन हो रही है, यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस भैया कितनी x है ना, तो यहाँ x लेके चलिएगा और x की वैल्यू बाद में मैंने ये प्लेस कर दिया हाइपोटेनियस की टर्म्स में। इधर sin 90 प्लस sin 90 इधर वाला और दूसरा एंगल ये 90 - θ/2 μ0I/4πr sin θ/2 1 प्लस sin 90 - θ cos θ/2 आ जाएगा। आप चाहें तो इसको यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं, आपका आंसर सही है। ठीक, छोड़ सकते हैं ना B1 की वजह से। टोटल जो मैग्नेटिक फील्ड होगी मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, लेकिन ये और सिंप्लीफाई हो सकता है, बस थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्री हमें यूज करनी होगी। रब कर दें इसे। दिस इज द B1। B1 इक्वल टू μ0I/4πr sin θ/2 इंटू 1 प्लस कॉस थीटा वाला फॉर्मूला लगा दें, 2 cos स्क्वायर θ/4 और μ0I/4πr sin थीटा को 2 sin θ/2 cos θ/2 है 4 आ जाएगा यहाँ पे /4 इंटू 2 cos स्क्वायर θ/4। 2 से भैया 2 कैंसिल हो जाएगा, cos से cos 1 कैंसिल हो जाएगा और मेरे पास फील्ड आ जाएगा किसी एक कंडक्टर की वजह से, जो कंडक्टर नंबर 1 है, μ0I/4πr cos θ/4 अपॉन sin θ/4 इक्वल टू cot θ/4। नाउ फॉर ड्यू टू बोथ कंडक्टर रिजल्टेंट फील्ड 2 इंटू B1, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये भाई साहब हमारे पास जो डायरेक्शन आ रहा है वो आउटवर्ड आ रहा है, वो आ जाएगा μ0I/2πr cot θ/4। ठीक, ये डायरेक्शन मेरा आउटवर्ड आ जाएगा, करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है, थंब रखेंगे, फिंगर को पॉइंट की तरफ मोड़ेंगे बाहर की तरफ। क्लियर? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, ऐसे ना करें, थोड़ा सा गड़बड़ फोटो बन रहा है। क्वेश्चन नंबर 8, मैंने एक सर्किल बनाया, आई करंट फ्लो कर रहा है, इधर भी इन्फिनिटी लॉन्ग है, इधर भी इन्फिनिटी लॉन्ग है। सेंटर पर मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, कितना है, रेडियस इसका कैपिटल R है। हम जानते हैं कि करंट इस प्रकार से आएगा तो फ्लो करेगा तो इसमें क्लॉकवाइज जाएगा। ये स्पेसिंग बहुत स्मॉल है, मीन्स हम उसको इग्नोर कर सकते हैं। इग्नोर
कैलकुलेशन में कर सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड जनरेशन में नहीं कर सकते। ठीक, तो यहाँ पे हमारे पास इस पॉइंट पे दो तरह की फील्ड होंगी, एक स्ट्रेट लाइन की वजह से, दूसरा कंडक्टर के सर्कुलर कंडक्टर की वजह से। तो मेरे पास सर्कुलर कंडक्टर की वजह से सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी म्यू नॉट आई अपॉन 2r, इसकी वजह से इनवर्ड डायरेक्शन में। ठीक, ये सर्कुलर कंडक्टर की फील्ड थी। स्ट्रेट कंडक्टर की वजह से फील्ड आ जाएगी इन यहाँ पे देखें मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, इसके और स्ट्रेट कंडक्टर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ आएगी म्यू नॉट आई अपॉन 2 r, रेडियस को इसमें मान लें, ये बाहर की तरफ। यहाँ देखें दोनों का न्यूमरेटर सेम है, डिनोमिनेटर जो है सर्कुलर कंडक्टर का छोटा है, इसका मतलब ये मैग्नेटिक फील्ड बड़ी होगी, तो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी बी सी माइनस बी एस म्यू नॉट आई अपॉन 2r, 1 माइनस 1 अपॉन पाई बाहर की तरफ। फिर से समझ लें, देखो सर्कुलर कंडक्टर की वजह से और स्ट्रेट कंडक्टर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड न्यूमरेटर दोनों का सेम है, डिनोमिनेटर सर्कुलर कंडक्टर का बड़ा हो, स्ट्रेट कंडक्टर का बड़ा है, तो ये छोटा होगा, मीन्स रिजल्टेंट फील्ड इसकी वजह से होगी, इसमें इसको सब्ट्रैक्ट करके मिलेगा। क्लियर? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। ये भी देखेंगे, आपके पास जेई मेंस का एग्जाम है, नीट का एग्जाम है, जेई एडवांस का एग्जाम है, पहले कभी ना कभी जरूर आ चुका है। 9th आई इन्फिनिटी लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर, सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। ये फर्स्ट कंडक्टर मान लें, सर्कुलर कंडक्टर सेकंड, थर्ड कंडक्टर ये। ठीक, फर्स्ट की वजह से सेम लाइन पे पॉइंट लाई करता है, फर्स्ट कंडक्टर वाली लाइन में या डायरेक्शन में पॉइंट लाई करता है, तो इसकी वजह से फील्ड यहाँ पे जीरो होगी। ऐसे ही इसकी लाइन पे, थर्ड कंडक्टर की लाइन पे ये लाई करता है, थर्ड कंडक्टर की वजह से फील्ड जीरो होगी। यहाँ पे जो नेट फील्ड होगी केवल सर्कुलर कंडक्टर की वजह से होगी, तो वहाँ पे हम लिखेंगे B इक्वल टू सर्कुलर कंडक्टर म्यू नॉट आई अपॉन 2r इंटू थीटा अपॉन 2 ये फार्मूला था हमारे पास। ठीक, तो यह आ जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 2r, थीटा सेमी सर्किल सेंटर पे पाई एंगल सब्टेंड करता है, तो यह आ जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 4r। यहाँ पे अगर हम इस कंडक्टर की वजह से देखें तो फील्ड अंदर की तरफ होगी, तो डायरेक्शन इनवर्ड है। ठीक, वन मोर क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे। क्वेश्चन नंबर 10th। मेरे पास एक कंडक्टर है इस प्रकार से, ए पार्ट ऑफ कंडक्टर इज देयर, यहाँ पे करंट है, इसके आगे करंट, कंडक्टर में करंट कहाँ जाती है मुझे नहीं पता, इट इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन। ठीक, दिस इज सेंटर पॉइंट O एंड ये सभी आर्क हैं। इस सर्किल का रेडियस R1, इसका R2, इसका R3 और एंगल्स थीटा है। तो हम देखें इस पॉइंट O पे जो मैग्नेटिक फील्ड है इस स्ट्रेट पार्ट की वजह से जीरो होगा सेम लाइन में, वैसे ही इस स्ट्रेट पार्ट की वजह से भी जीरो होगा क्योंकि सेम लाइन में लाई कर रहा है। ठीक, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, इसकी वजह से बाहर की तरफ, इसकी वजह से अंदर की तरफ। ठीक, हमारे पास जो आर्क की तरह फील्ड होती है, आर्क की वजह से म्यू नॉट आई अपॉन 2r इंटू थीटा अपॉन 2 होती है। तो सभी सेम एंगल सब्टेंड कर रहे हैं, यानी ये वाला फैक्टर सेम है, म्यू नॉट सेम है, आई सेम है, ट्रू सेम है, रेडियस सबका डिफरेंट है। तो जहाँ पे रेडियस मैक्सिमम होगा वहाँ फील्ड मिनिमम जनरेट होगा। तो यहाँ पे मैक्सिमम रेडियस से फील्ड मिनिमम जनरेट कर रही है, उससे ज़्यादा ये कर रही है, सबसे ज़्यादा ये कर रही है। ठीक, इन दोनों की फील्ड इनवर्ड डायरेक्शन में होगी, इसकी आउटवर्ड डायरेक्शन में होगी। तो हम क्या करें, इस कंडक्टर को फर्स्ट मान लें, इसको सेकंड मान लें, इसको थर्ड मान लें। तो फर्स्ट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगी म्यू नॉट आई अपॉन 2r इंटू थीटा अपॉन 2 r की जगह पे रेडियस R1